बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो एफपीएससी का लेक्चर टेस्ट का एजुकेशन का सेक्शन है उसका आज सेकंड लेक्चर है हमारा। जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है वो है हमारे पास टेस्टिंग एंड एवेलुएशन, और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है साइकोमोटर डोमेन, और उसके साथ हम सोलो टेक्सोनोमी को डिस्कस करेंगे, और उसके साथ हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन टेस्टिंग, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेलुएशन। इन चारों टर्म्स की डेफिनेशन भी और उसके साथ इनमें की डिफरेंस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम साइकोमोटर डोमेन की। जो साइकोमोटर डोमेन है, द वर्ड साइकोमोटर, वो इटसेल्फ हमें बताता है जो फिजिकल और मोटर एक्टिविटीज़ हैं, ये शो करता है बॉडी मूवमेंट को। साइकोमोटर डोमेन सिम्पसन ने दी थी 1972 में। अगर आपको कॉग्निटिव डोमेन का ईयर याद हो, जो बेंजामिन ब्लूम ने दी थी 1956 में। उसके बाद कार्थोल ने दी थी अफेक्टिव डोमेन 1964 में, आफ्टर 8 ईयर्स। 1964 के बाद अगर आप 8 ईयर्स और इसमें ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 1972 साइकोमोटर डोमेन का ईयर। तो इससे आपको ये याद रखने में भी बहुत आसानी होगी। साइकोमोटर डोमेन सिम्पसन ने दी थी, और कब दी थी? 1972 में। और इनडायरेक्टली शोज हैंड, फिजिकल एंड मोटर स्किल्स। किसके साथ डील करती है? फिजिकल एंड मोटर स्किल्स के साथ, यानी कि एक्टिविटी के साथ, जब हमने खुद कुछ परफॉर्म करना होता है। टोटल इसके 7 सब ग्रुप्स हैं। सबसे पहला हमारे पास आ जाता है परसेप्शन। परसेप्शन में हम लोग सेंस ऑर्गन यूज करते हैं अपने परसीव करने के लिए इंफॉर्मेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सट, इसमें हम अपनी विलिंगनेस शो करते हैं। देन गाइडेड रिस्पॉन्स, इसमें हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन दी जाती है, जिसको फॉलो करते हैं हम। उसके बाद फोर्थ पे हमारे पास आ जाता है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में हम लोग थोड़ा सा मतलब माहिर हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं अपने काम में। देन फिफ्थ लेवल कम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स, इसमें हम लोग जो कम्प्लेक्स स्किल हैं उसको बहुत माहिराना तरीके से स्किलफुली हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। 6th वन इज एडेप्टेशन, यानी कि अगर हम जो भी हम लोग चीज़ बना रहे हैं उसमें जो भी चेंजिंग रिक्वायर है, जो भी मॉडिफिकेशन रिक्वायर है, तो हम अपनी क्राइटेरिया को, अपनी नीड को मीट करने के लिए उसमें चेंजिंग ला सकते हैं। और जो लास्ट वन है ओरिजिनेशन, उसमें हम लोग खुद से कोई नई चीज़ क्रिएट करते हैं, खुद से कोई नई चीज़ बनाते हैं। ये लेवल भी सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाता है। सबसे पहला परसेप्शन, वो सबसे सिंपल है, सबसे लोएस्ट लेवल है। और अगर हम बात करें ओरिजिनेशन की, तो वो सबसे हाईएस्ट लेवल है, सबसे कम्प्लेक्स लेवल है। तो प्लीज़ आप इनका ऑर्डर भी याद रखिएगा, और ये भी कि इनमें से सबसे लोएस्ट लेवल कौन सा है और सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा है। और ये भी जो हायरार्की है, ये भी जो टेक्सोनोमी की डोमेन है, ये सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ मूव करती है। यानी कि हम लोग जितने स्टेप फर्दर आगे जाते हैं वो स्टेप मज़ीद कम्प्लेक्स होता जाता है, कम्प्लेक्स होता जाता है। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास आ जाता है परसेप्शन। It is the ability to apply sensory information to motor activity, यानी कि हम कोई किसी को काम करता हुआ देखते हैं, अपनी सेंसरी इंफॉर्मेशन, सेंस ऑर्गन अप्लाई करते हैं वहाँ पे किसी को काम करते हुए, या हम देखेंगे, सुनेंगे, तो इसमें हमारे सेंस ऑर्गन का रोल ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जर्विंग समवन डिज़ाइनिंग अ ड्रेस। आप किसी को देखते हैं, कोई बंदा ड्रेस डिज़ाइन कर रहा है, सबसे पहला चीज़ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन कि यानी आपने अपनी सेंसेस यूज़ की किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए, इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए। सेकंड स्टेप हमारे पास आ जाता है सेट। इट रेफर्स टू द रेडीनेस टू एक्ट इन रिस्पॉन्स टू परसेप्शन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन आपने परसीव की, जो इन्फॉर्मेशन आपने अपने सेंस ऑर्गन के ज़रिए ली, आप उसको रिस्पॉन्ड करते हो, अपनी रेडीनेस शो करते हो वही काम करने के लिए, अपनी विलिंगनेस शो करते हो।
प्रिपेयर्डनेस शो करते हैं आप। एग्जाम्पल देख लें, शोज विलिंगनेस टू डिज़ाइन ड्रेस। जो सबसे पहला था, आपने किसी को देखा ड्रेस डिज़ाइन करते हुए, जो सेट वाला, उसके बाद नेक्स्ट लेवल है, वहाँ पे आपने अपनी विलिंगनेस शो की कि हाँ भाई मैं भी ऐसे ड्रेस डिज़ाइन करना चाहती हूँ। थर्ड वन हमारे पास आ जाता है गाइडेड रिस्पॉन्स। इट इज़ द ability to imitate an instruction using trial and error। इसमें जो दो की वर्ड्स हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, उन पे आपने फोकस करना है। जो इमिटेशन का मतलब होता है उसको हम बोलते हैं नकल करना, यानी कि किसी को जैसा काम करते हो देखें, आप भी वही चीज़ ऑब्जर्व करके एज इट इज़ उसको इमिटेट करें, उसकी नकल करें। और ट्रायल एंड एरर यानी कि आप कोई काम बार बार करेंगे, एक दफ़ा किया आपने, उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक हुई, नेक्स्ट टाइम आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट टाइम ट्रायल का जो चांसेस होता है वो कम हो जाता है ट्रायल एंड एरर से। ठीक है, कि उसमें एरर्स कम हो जाती हैं और इस तरीके से आप लोग उसमें मास्टरी हासिल कर लेते हैं। यानी कि बार बार वो चीज़ रिपीट करना, अपनी गलतियों से सीखना। गाइडेड रिस्पॉन्स में क्या होता है, जब सबसे पहले तो आपने जो परसेप्शन वाला लेवल था उसमें आपने सिर्फ किसी चीज़ को करते हुए देखा, ऑब्जर्व किया। जो सेकंड स्टेप था सेट, उसमें आपने अपनी विलिंगनेस शो की। गाइडेड रिस्पॉन्स में आपको एक गाइड चाहिए, एक शख्स चाहिए जो आपको परफॉर्म करके दिखाए, जो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाए, जो आपको इंस्ट्रक्शन दे को ड्रेस कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो आपने उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए, उस डेमोन्स्ट्रेशन को फॉलो करते हुए आपने वो काम करना है। उसमें आपसे ज़ाहिर बात है बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, एरर होंगे, इसीलिए इसको ट्रायल एंड एरर, इस करेक्टर जो ये जो स्पेसिफिक लेवल है इसकी ख़ास करेक्टरिस्टिक जो है वो ट्रायल एंड एरर है। और समटाइम्स पूछ भी लिया जाता है पेपर्स में कि जो ट्रायल एंड एरर है वो कौन से लेवल की करेक्टरिस्टिक है, तो वो गाइडेड रिस्पॉन्स की, जहां आपको जो एक गाइड है वो आपको परफॉर्म करके दिखाएगा, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा, इंस्ट्रक्शन देगा कि हाँ भाई ड्रेस कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो आपने उसकी नकल करनी है, जैसे वो करेंगे, जैसे वो बताएंगे, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपने इमिटेट करके वो सारे काम करने हैं। तो उसमें मिस्टेक्स के भी चांसेस होते हैं। एग्जाम्पल में इसमें ये चीज़ मेंशन है, फॉलो इंस्ट्रक्शन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, कि इसमें आपको गाइड आपका जो भी इंस्ट्रक्शन देगा तो आपने उसको फॉलो करना होता है। फोर्थ वन, मैकेनिज्म। द एबिलिटी टू कन्वर्ट लर्न रिस्पॉन्स इनटू हैबिचुअल एक्शंस विद प्रोफिशिएंसी एंड कॉन्फिडेंस। जो आप थर्ड स्टेप पे आप अपनी गाइड के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए कर रहे थे, जहाँ पे मिस्टेक्स के चांसेस थे, वो आप बार बार मुख्तलिफ ट्रायल से गुजरते गुजरते आप हैबिचुअल हो जाते हैं। आपका प्रोफिशिएंसी लेवल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है। इस स्टेज पे आप कम मिस्टेक्स करते हैं, मिस्टेक्स का, एरर का चांस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा हो चुका होता है, आपका प्रोफिशिएंसी लेवल ज़्यादा हो चुका होता है, आप हैबिचुअल हो चुके होते हो वो सारा काम करते हुए। तो मैकेनिज्म का मतलब कि आपने जो भी चीज़ आपने लर्न की उसको एक हैबिट बना लिया, हैबिचुअल एक्शन बन गया वो। फिर तो जब वो हैबिचुअल एक्शन बन जाएगा तो प्रोफिशिएंसी लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल उसके साथ इंक्रीज हो जाएगा, तो मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, मेक डिज़ाइन स्मूथली विद लेस ट्रायल। आपने कोई नया डिज़ाइन बनाया तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ट्रायल नहीं देना पड़े, ठीक है, मिस्टेक्स बहुत कम हुई। अगला हम देखते हैं स्टेप जो कि हमारे पास है कम्प्लेक्स टोवर्ड रिस्पॉन्स। इट इज़ द एबिलिटी टू स्किलफुली परफॉर्म कम्प्लेक्स मूवमेंट पैटर्न्स। लास्ट में मैकेनिज्म में हमने चेक किया था कि वो जो आपने रिस्पॉन्स लर्न किया वो आपका हैबिचुअल एक्शन बन गया, उससे आपका प्रोफिशिएंसी लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो गया। अब कम्प्लेक्स यानी कि आपके पास एक कम्प्लेक्स डिज़ाइन आपको बनाने के लिए बोल दिया गया, सिंपल से थोड़ा सा आगे चले गए हम।
तो उस डिज़ाइन को अगर आपने स्किलफुली बना लिया, अगर आपने उस एक्शन को स्किलफुली कंप्लीट कर लिया, इट मीन्स कि आप लोग ये लेवल अचीव कर चुके हैं। परफॉर्मेंस विदाउट हेजिटेशन विद एक्सपर्टीज, कि आप माहिर हो चुके हैं कि इसमें आपको किसी किस्म की हेजिटेशन नहीं फील होगी, चाहे जितना भी कम्प्लेक्स आपके पास पैटर्न आ जाए, जितना भी कम्प्लेक्स डिज़ाइन आपको बनाने के लिए बोल दिया जाए, आप स्किलफुली उस एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। ये सबसे मेन करेक्टरिस्टिक है कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स की। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, मेक कम्प्लेक्स डिज़ाइन मोर स्किलफुली विदाउट एनी हेजिटेशन, कि आपको कोई पेचीदा किस्म का कम्प्लेक्स किस्म का डिज़ाइन दिया गया है बनाने के लिए। मैकेनिज़्म में जब आप उस चीज़ के हैबिचुअल बन चुके होते हैं, आपको प्रोफिशिएंसी लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो चुका होता है, तो वो कम्प्लेक्स पैटर्न को बनाने में आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, आपको हेजिटेशन फील नहीं होगी, आप उसको स्किलफुली परफॉर्म कर सकते हैं, आप उसको स्किलफुली डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एडेप्टेशन। इट इज़ द एबिलिटी टू मेक चेंजेस इन लर्न स्किल टू मीट स्पेशल इवेंट्स। जो आपने लास्ट लेवल पे, लास्ट स्टेज पे जो आपने डिज़ाइन किया था ड्रेस, आल्दो बहुत कम्प्लेक्स पैटर्न, उसमें बहुत कम्प्लेक्स डिज़ाइन था, आपने स्किलफुली बना लिया, बट आपके क्लाइंट को वो उसमें थोड़ा सा उसका इशू था कि उसमें कुछ चेंजेस करवानी है। तो जो एडेप्टेशन का लेवल है उसमें आप चेंजेस कर सकते हो एज़ पर कस्टमर डिमांड। जिस तरह की कस्टमर डिमांड करेंगे, जिस तरह की नीड होगी, जिस तरह की डिमांड होगी, आप उसमें से उनके अकॉर्डिंग, उनकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें चेंजिंग्स ला सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मेक चेंजेस आर मॉडिफाई एज पर डिमांड आर नीड। ठीक है, किसी भी स्पेशल इवेंट की कोई क्राइटेरिया सेट हुआ है, तो उस नीड को मीट कर, उस क्राइटेरिया को मीट करने के लिए, उस नीड को मीट करने के लिए, उस डिमांड को पूरा करने के लिए आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आप उसमें से चेंजिंग ला सकते हैं। और ये ज़्यादा कम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू कम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स। वहाँ पे तो सिंपल आपको एक कम्प्लेक्स पैटर्न दिया गया, आपने उसको स्किलफुली बना लिया विदाउट एनी हेजिटेशन, लेकिन क्या आया आप उसमें से कोई चेंजिंग भी कर सकते हैं या नहीं, मॉडिफिकेशन उसमें कर सकते हैं या नहीं? अगर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं तो ये वाला लेवल आप उसको अचीव कर चुके हैं। फिर इट इज़ द एडॉप्टेशन लेवल। अब उसके बाद अगला हम देख लेते हैं ओरिजिनेशन। इट रेफर्स टू क्रिएटिंग न्यू मूवमेंट पैटर्न्स फॉर स्पेसिफिक सिचुएशन। अब ओरिजिनेशन में आपने खुद से एक डिज़ाइन बना दिया, आप अपना कोई ब्रांड स्टार्ट करना जा रहे हैं, उसमें आप में खुद यूनिक आइडियाज़, ठीक है, अपने यूनिक आइडिया से एक नया डिज़ाइन बना लिया, और ये सबसे हाईएस्ट लेवल है ओरिजिनेशन का, जहाँ पे आप ओरिजिनल चीज़ यानी कि समथिंग न्यू, समथिंग क्रिएटिव, समथिंग यूनिक आपने खुद क्रिएट की। आप अपने उस फील्ड में इतना माहिर हो चुके हैं कि आप खुद से कोई नया डिज़ाइन बना सकते हैं, और ये सबसे कम्प्लेक्स लेवल है। इसकी एग्जांपल में भी यही चीज़ मेंशन है कि मेक क्रिएटिव डिज़ाइन। हाँ, अगेन वापस जाते हैं, इन सब चीज़ों को एक दफ़ा रिवाइज करते हैं। जो परसेप्शन का लेवल है उसमें सिंपली आपने अपने सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन रिसीव करनी है, आपने किसी को कोई काम करते हुए देखना है, ऑब्जर्व करना है। सिंपल, सबसे आसान तरीन, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई कम्प्लेक्स पैटर्न नहीं है। सिंपल, आपने कोई भी मोटर एक्टिविटी करते हुए किसी को देखना है, ऑब्जर्व करना है।
सेकंड हमारे पास जो सेट है इसमें आप विलिंगनेस शो करते हो, प्रिपेयर्डनेस शो करते हो, रेडीनेस शो करते हो, वही एक्टिविटी परफॉर्म करने की जो आपने ऑब्जर्व की, जो एक्टिविटी आपने फर्स्ट लेवल पे ऑब्जर्व की उसको आपने अब परफॉर्म करना। आप विलिंगनेस शो करते हो कि हाँ भाई मैं भी ये काम करना चाहती हूँ या मैं भी ये काम करना चाहता हूँ। तो वो आप सेकंड स्टेप में जो सेट का लेवल है, यानी कि आप अपना माइंड सेट डेवलप कर रहे होते हो, मैंने भी ये काम करना है। थर्ड जो गाइडेड रिस्पॉन्स, आपको जो गाइड इंस्ट्रक्शन देगा, आपका जो उस्ताद, आपका जो इंस्ट्रक्टर आपको जो हदायत देगा, जो आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा, आपने उसकी नकल करनी है, इमिटेशन करनी है। जो करते हुए देखेंगे आप उसको ऐसे ही फॉलो करेंगे और इसमें एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ट्रायल एंड एरर के थ्रू आप सीखते हैं। पहली दफ़ा की ज़्यादा मिस्टेक्स हुई, नेक्स्ट टाइम करेंगे कम मिस्टेक होंगी, उससे बाद अगली दफ़ा करेंगे उससे भी कम मिस्टेक होंगी। तो जो गाइडेड रिस्पॉन्स है उसमें आप ट्रायल एंड एरर के ज़रिए सीखते हो और इमिटेट करते हो। किसी को जो भी करते हुए देखेंगे आप, मतलब जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी या जो भी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई जाएगी आपने वही चीज़ फॉलो करनी है। उसके बाद मैकेनिज़्म, ये उससे मज़ीद कम्प्लेक्स लेवल है, लेकिन इसमें क्या है कि आपकी प्रोफिशिएंसी लेवल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो चुका होता है ड्यू टू हैबिचुअल एक्शंस, कि वो काम वो आपका हैबिट बन चुका है, आप ऑन डेली बेसिस वो काम कर रहे होते हो, तो आपके लिए फिर मुश्किल नहीं रहती। आप उसको प्रोफिशिएंसी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कंप्लीट कर लेते हैं। कम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स में आपको जो भी कम्प्लेक्स पैटर्न, कम्प्लेक्स मूवमेंट दी जाती हैं आप उसको स्किलफुली परफॉर्म कर लेते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। एडेप्टेशन में कि उसमें जो चेंजिंग रिक्वायर होती हैं, उसमें जो मॉडिफिकेशन रिक्वायर होती हैं, आप में वो करने की सलाहियत पैदा हो चुकी होती है। और उसके बाद ओरिजिनेशन, ये सबसे कम्प्लेक्स लेवल है, सबसे हाईएस्ट लेवल है। इसमें आप अपनी तरफ से कोई नई चीज़ बना लेते हो, एक नई चीज़ क्रिएट करते हो, यूनिक, ओरिजिनल, जो सिर्फ आपका आइडिया होता है, आपसे पहले किसी ने नहीं उसको अप्लाई किया होता कहीं भी, वो आपसे बिलोंग करता है। तो ओरिजिनेशन में आपकी अपनी क्रिएशन होती है, ओरिजिनलिटी आ जाती है उस चीज़ में। आपने किसी को फॉलो नहीं करना, फिर आपने किसी के आइडियाज़ को किसी को करते हुए नहीं देखना, इमिटेट नहीं करना, आपने मॉडिफिकेशन और चेंजिंग भी वो सारी चीज़ें नहीं, आप अपने ओन पे, अपनी तरफ से, अपने माइंड से न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ के ज़रिए लेके आप एक नई चीज़ बना लेते हो, समथिंग न्यू। तो ये हमारे पास साइकोमोटर डोमेन, एक बात अपने जहन में रख लें, साइकोमोटर डोमेन हमारे पास डील करती है फिज़िकल एंड मोटर एक्टिविटीज़ के साथ। इसमें बॉडी मूवमेंट होती है, इसमें हमारे मोटर स्किल्स यूज़ होती हैं। तो जो भी हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, वो सारे के सारे साइको डोमेन के अंदर आते हैं। साइकोमोटर डोमेन उन सब चीज़ों से डील करती है जो भी हमारे फिजिकल मूवमेंट होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम सोलो टैक्सोनॉमी की। द वर्ड सोलो स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स। जो सोलो इटसेल्फ है वो किस चीज़ की एब्रीविएशन? स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स। और इसको किसने दिया था? बिग्स एंड कॉलिस ने दिया था 1982 में। 1982 में बिग्स एंड कॉलिस ने सोलो टैक्सोनॉमी दी थी, प्रेजेंट की थी। इट प्रोवाइड सिस्टमैटिक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग दी लर्नर्स परफॉर्मेंस। एक चीज़ आपने इसमें ध्यान से देखनी है, सिस्टमैटिक वे यानी कि हम एक सिस्टम के ज़रिए चलते हैं, कोई सीक्वेंस फॉलो करेंगे। और डिस्क्राइब क्या करती है? लर्नर्स परफॉर्मेंस। ये स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करने के लिए सोलो टैक्सोनॉमी यूज़ की जाती है। ये हमें बताती है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के बारे में।
इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज एंड 5 लेवल्स। बहुत आसान है, सिर्फ थोड़े से फोकस की ज़रूरत है। 2 इसकी मेन कैटेगरीज हैं, एक को सरफेस कहते हैं और दूसरे को डीप। सरफेस के आगे उसके अंदर कैटेगरी के अंदर 3 लेवल हैं। सबसे पहला प्री स्ट्रक्चरल, सेकंड हमारे पास है यूनि स्ट्रक्चरल और थर्ड हमारे पास है मल्टी स्ट्रक्चरल। और जो डीप कैटेगरी है उसमें 2 लेवल हैं, रिलेशनल एंड एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। अब जो सरफेस वाली कैटेगरी में वो हमारे पास थोड़ा सा जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है वो उन चीज़ों के साथ डील करते हैं, और जब हम डीप पे बात करते हैं तो उसके जो लेवल हैं वो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हो जाते हैं, वहाँ पे थिंकिंग इन्वॉल्व हो जाती है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। आगे हम इनको डिस्कस करते हैं। टोटल लेवल्स जो हैं वो 5 हैं, प्री स्ट्रक्चरल, यूनि स्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल, रिलेशनल एंड एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। 2 कैटेगरीज हैं, एक को सरफेस कहते हैं और दूसरे को डीप, और 5 लेवल है, और ये भी सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ मूव करते हैं। यानी कि पहले प्री स्ट्रक्चरल है, उसके बाद यूनि, फिर मल्टी, देन रिलेशनल एंड द लास्ट वन इज एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। प्री स्ट्रक्चरल लेवल। प्री स्ट्रक्चरल लेवल शोज नो अंडरस्टैंडिंग। ये इसका की कॉन्सेप्ट है, नो अंडरस्टैंडिंग की वर्ड है, इसको आपने ध्यान में रखना है। प्री स्ट्रक्चरल में नो अंडरस्टैंडिंग, स्टूडेंट्स नॉट श्योर अबाउट द टॉपिक, उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती टॉपिक। जब उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उनको टॉपिक के बारे में भी हॉनो नहीं होगी। एग्जाम्पल हम लोग जो थ्रू आउट दिस सेशन लेके चलेंगे वो हमारे पास 5 लेवल में, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। जो प्री स्ट्रक्चरल लेवल है उसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। टीचर ने क्लास में आज टॉपिक पढ़ाना है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, लेकिन बच्चों को इसके बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। दे आर नॉट श्योर अबाउट द टॉपिक कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को इसके बारे में नहीं पता, जो प्री स्ट्रक्चरल लेवल है। अब जो सेकंड है वो हमारे पास है यूनि स्ट्रक्चरल। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ टॉपिक। हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हैं उसमें स्टूडेंट को सिर्फ एक एस्पेक्ट के बारे में, 8 होंगे तो स्टूडेंट को नाउन के बारे में सिर्फ पता होगा, या ओनली प्रोनाउन के बारे में, वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब के बारे में, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इनमें से सिर्फ एक एस्पेक्ट के बारे में पता होगा। हम स्टार्ट से लेते हैं कि अभी जो पहला लेवल है यूनि स्ट्रक्चरल लेवल है, टीचर ने जब स्टार्ट किया तो टीचर ने बच्चों को नाउन के बारे में पढ़ाया, बच्चों को सिर्फ नाउन के बारे में ही पता है, यूनि स्ट्रक्चरल लेवल। अब मल्टी स्ट्रक्चरल की बात करते हैं। जो वर्ड मल्टी इट से बता रहा है कि वहां पे 2 से ज़्यादा होंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेवरल एस्पेक्ट ऑफ टॉपिक बट देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर इज नॉट अंडरस्टूड। इसमें स्टूडेंट्स को नाउन से आगे जाके और भी बहुत सारे पार्ट्स के बारे में पता होगा, बट उनके दरमियान वो रिलेशनशिप नहीं फाइंड कर सकता। उसको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, कौन कौन से हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, लेकिन उनके रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता होगा। ये मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल है। उसके बाद हम बात करते हैं उससे कॉम्प्लेक्स लेवल, रिलेशनल। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स।
अब अगर स्टूडेंट इस लेवल पे पहुंच गया है तो वो जितने भी टीचर ने उसको टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट्स पढ़ाए हैं उनके दरमियान एक रिलेशनशिप डेवलप कर देगा, उस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड कर लेगा। रिलेशनल से रिलेशनशिप को याद रखना आपके लिए ज़्यादा इजी है। जो रिलेशनल लेवल है उसमें स्टूडेंट क्या करता है, उसको बहुत सारे एस्पेक्ट के बारे में, उनकी रिलेशनशिप के बारे में पता चल चुका होता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होती है रिलेशनशिप के बारे में ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, पहले बच्चे ने जो पहला हमारे पास यूनि स्ट्रक्चरल था उसमें बच्चे को सिर्फ नाउन के बारे में पता था। मल्टी स्ट्रक्चरल में उसको प्रोनाउन के बारे में पता चल गया, लेकिन उनके दरमियान वो रिलेशनशिप नहीं फाइंड कर सकता था। नाउन को प्रोनाउन को हम नाउन की जगह रिप्लेस करके तो हम लोग प्रोनाउन लगाते हैं, बच्चों को उसके बारे में नहीं पता। लेकिन जो रिलेशनल लेवल है उसमें वो अंडरस्टूड कर चुका होता है वो रिलेशनशिप कि नाउन और प्रोनाउन में आपस में क्या रिलेशनशिप है, वर्ब और एडवर्ब के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, हम एडवर्ब क्यों लगाते हैं, वर्ब की क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए। एडजेक्टिव क्यों लगाते हैं, वो हमें नाउन की क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए बताता है। तो ये सारे जो हैं हम जो रिलेशनल लेवल है वहाँ पे उनके दरमियान डिफरेंट टॉपिक्स के दरमियान एक ही टॉपिक है और मेन आपका टॉपिक है कि उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उनके दरमियान एक रिलेशनशिप, कोहेरेंस, इंटीग्रेशन डेवलप हो चुकी होती है। और लास्ट वन हमारे पास है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। इट इज़ द एबिलिटी टू जनरलाइज और अप्लाई ऑलरेडी गेन्ड इंटीग्रेटेड नॉलेज इन अ न्यू सिचुएशन। यानी कि आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, अब आपने वो इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक थी आपके पास, लेकिन आया आप उसको किसी नई सिचुएशन पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। दैट इज़ जनरलाइजेशन, कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को आपने आउटसाइड जाके, बड़े लेवल पे जाके, एक नई सिचुएशन में जाके उसको अप्लाई करना होता है, जनरलाइज कर देना होता है। इट इज़ द एबिलिटी टू क्रिएट न्यू आइडियाज़ आफ्टर हैविंग मास्टरी ऑन सब्जेक्ट। जब स्टूडेंट्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच पे मुकम्मल ग्रिप हासिल हो जाती है, उसके बाद अगर टीचर उनको बोलती हैं कि हाँ भाई इससे रिलेटेड आप लोग एग्जाम्पल लिख के लाएँ, स्टूडेंट बहुत आसानी के साथ लिख के ला सकते हैं। वो सिर्फ जो बुक में मटेरियल मौजूद है सिर्फ उसी पे फोकस नहीं करते, सिर्फ उसी पे रिलाई नहीं करते जो एक्सरसाइज में गिवन मटेरियल होता है, कंटेंट होता है। नो, अगर टीचर बोलें कि हाँ भी आप खुद से कोई एग्जांपल बनाएं उससे रिलेटेड, बट ये सिर्फ उसी वक्त होगा जब स्टूडेंट को उस पर ग्रिप हासिल होगी, मास्टरी हो चुकी होगी। स्टूडेंट्स में गिव एग्जाम्पल्स एंड अच्छा, सेकंड चीज़, फाइंड पार्ट्स ऑफ स्पीच फ्रॉम न्यूज़पेपर। बुक वाला मटेरियल भी टीचर ने पढ़ा दिया, टीचर ने खुद से क्लास में एग्जांपल भी दे दी। टीचर ने आप होमवर्क क्या असाइन किया कि आप कोई न्यूज़पेपर लें, इंग्लिश न्यूज़पेपर ले लें, उसमें से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो आपने हाईलाइट करके लाने हैं। अब जो इन्फॉर्मेशन बच्चों ने क्लास में ली थी, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उसको क्लास में दी गई थी, उसने उस पर मास्टरी हासिल कर ली, अब वो उसको जनरलाइज कर सकता है। वो उसको अपनी जो कोर्स बुक है उससे हट के भी जो मटेरियल उसको मिलेगा वो उसमें से वो इजीली फाइंड कर लेगा। उसको न्यूज़पेपर अगर मिले तो वो उसमें से इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा, हाँ भाई ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, सारी चीज़ें। तो ये हमारे पास एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट, मतलब बियॉन्ड द लेवल ऑफ समथिंग। आपके पास एक तो गिवन होती है ना, मतलब आपके पास एक क्राइटेरिया, एक लिमिट सेट होती है, हाँ भी आपको आ गया, आपके पास जो बुक वाला मटेरियल है आपको उसके पास ग्रिप हासिल होगी, ठीक हो गया, आपको बच्चे को बहुत अच्छा याद है। लेकिन बच्चा उससे हट के भी खुद से उस चीज़ के बारे में एग्जांपल फाइंड आउट कर लेता है, खुद से कोई एग्जांपल दे सकता है, तो वो हमारे पास एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट का लेवल आ जाता है, सबसे कम्प्लेक्स लेवल। जो प्री स्ट्रक्चरल है
उसमें स्टूडेंट्स को टॉपिक के बारे में इतने ज़्यादा नहीं पता होता, अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही होती। यूनिस्ट्रक्चरल में उस टॉपिक के सिर्फ एक एस्पेक्ट के बारे में पता होगा। मल्टी स्ट्रक्चरल में दो या दो से ज़्यादा सेवरल एस्पेक्ट के बारे में पता होगा, बट ही इज़ अनएबल टू फाइंड रिलेशनशिप। उन एस्पेक्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप नहीं फाइंड कर सकता। और जो रिलेशनल लेवल है, वर्ड रिलेशन से याद रखिएगा आप, इसमें रिलेशनशिप वो फाइंड कर सकता है बिटवीन सेवरल एस्पेक्ट। और जो लास्ट वन एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट, इसमें स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, जनरलाइज करते हैं नॉलेज को जब उनको कोई न्यू सिचुएशन दी जाती है, तो वो जो लर्न इन्फॉर्मेशन है उसको उसमें अप्लाई कर सकते हैं या खुद से कोई चीज़ नई आइडिया क्रिएट कर लेते हैं। ये टोटल 5 लेवल थे सोलो टेक्सोनॉमी के और 2 इसकी कैटेगरीज थी। लास्ट में ये स्लाइड मैंने ओवरऑल समरी की ऐड की है। हमें जितनी भी डोमेन्स पढ़ी इकट्ठे करके उसके जो मेन फीचर्स हैं वो लिख दिए हैं, आपके लिए आसानी होगी इसको याद रखने में। टेक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ी और सोलो टेक्सोनॉमी पढ़ी। ये 2 जो टेक्सोनॉमी है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की, उसके 3 डोमेन्स हैं। कॉग्निटिव डोमेन, इसके प्रोपोनेंट्स यानी कि बानी या जिसने दी प्रेजेंट की वो है बेंजामिन ब्लूम। उन्होंने कब दी थी? 1956 में दी थी और उसके लेवल कितने हैं? 6। सेकंड हमारे पास है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन एटीट्यूड के साथ, फीलिंग्स के साथ डील करती है। कार्थोल ने दी थी 1964 में और 5 इसके लेवल है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड, समटाइम्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो कौन सी डोमेन है जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम जिसको मेजर नहीं कर सकता, एग्जामिन नहीं कर सकता, तो वो अफेक्टिव डोमेन है। जो हमारा करंट एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन सिस्टम जो चल रहा है उसमें हम कॉग्निटिव डोमेन चेक कर सकते हैं, बच्चों की मास्टरी चेक कर सकते हैं, टेस्ट लेते हैं, पेपर्स लेते हैं बच्चों से हम। अब जो साइकोमोटर है हम बच्चों से एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवा लेते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवा लेते हैं, तो ये दोनों चेक हो सकते हैं। लेकिन जो अफेक्टिव डोमेन है, फीलिंग्स को, जो एटीट्यूड है, उसको हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं मेजर कर सकता। तो इस चीज़ को अपने प्लीज़ माइंड में रखिएगा। देन हमारे पास है साइकोमोटर डोमेन, फिजिकल एक्टिविटीज़ मोटर स्किल के साथ डील करती है। सिम्पसन ने दी थी 1972 में और टोटल जो लेवल हैं वो 7 है। अब बात करते हैं सोलो टेक्सोनॉमी की। बिग्स एंड कॉलिस ने दी थी 1982 में और लेवल इसके हैं टोटल 5। एक चीज़ आपको एडिशनल मैं यहाँ पे बता दूँ, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकी, कॉग्निटिव जो रिवाइज हमारे पास ब्लूम टेक्सोनॉमी थी वो 2001 में हुई थी, लॉरेन एंडरसन ने दी थी। लेवल उसके भी 6 ही हैं। 2 मेजर चेंजिंग्स थी उसमें कि नाउन को किससे रिप्लेस कर दिया गया? वर्ब से रिप्लेस कर दिया गया। और जो लास्ट 2 लेवल थे सिंथेसिस एंड एवेल्युएशन, उनको रिप्लेस कर दिया गया। एवेल्युएशन 5वें लेवल पे आ गया और सिंथेसिस यानी क्रिएशन जो है, क्रिएटिंग का लेवल वो सबसे हाईएस्ट हो गया। ये रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी है। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन चीज़ों को मेमोराइज करने में, याद रखने में। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसमें हम बात करेंगे टेस्ट की, मेजरमेंट की, असेसमेंट की एंड एवेल्युएशन की। ये जिस सीक्वेंस में यहाँ पे लिखे गए हैं ये इसी सीक्वेंस के साथ चलते हैं। सबसे पहले टेस्ट आता है, देन मेजरमेंट, उसके बाद 3rd पे असेसमेंट एंड 4th वन इज एवेल्युएशन। एवेल्युएशन सबसे हाईएस्ट लेवल है, ब्रॉडेस्ट इन स्कोप है, सबसे कंप्रिहेंसिव लेवल है। अब हम इनको डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। टेस्ट क्या है? टेस्ट इज अ सम ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि बहुत से सवालात का मजमुआ।
बहुत से क्वेश्चन जब आप इकट्ठे करके एक जगह पे कंपाइल करते हैं उसको हम टेस्ट का नाम देते हैं। नॉर्मन ई ग्रोनलैंड की डेफिनेशन आपको याद रखने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंड करने की बहुत अशद ज़रूरत है कि टेस्ट होता क्या है। टेस्ट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, इस चीज़ पे आपने फोकस करना है। टेस्ट को हम इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, टूल भी कहते हैं। आर सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर मेजरिंग सैंपल ऑफ बिहेवियर। आपने स्टूडेंट का एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियर मेजर करना है तो उसके लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं उसको टेस्ट कहते हैं, जो टूल हम यूज़ करते हैं उसको टेस्ट कहते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ क्वेश्चन रिक्वायर्स टू आंसर ऑरली और रिटन। अब जो टेस्ट है उसके आंसर ऑरल फॉर्म में भी दिए जा सकते हैं, ऑरल टेस्ट भी लिए जाते हैं और रिटन फॉर्म में भी हो सकते हैं। आपने लिख के आंसर राइट डाउन करके आंसर प्रोवाइड करना होता है उस टेस्ट का। इट इज़ अ टूल और इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर सैंपल ऑफ बिहेवियर। हमने ऊपर डेफिनेशन में भी यही चीज़ डिस्कस की। मिसाल के तौर पे आपने एक बच्चे की एक टॉपिक के बारे में मास्टरी चेक करनी है कि हाँ भाई आपने बच्चे को टॉपिक पढ़ा दिया, अब आपको नहीं पता, नहीं आप श्योर कि बच्चे को समझ आई है या नहीं आई। उसी कोग्निटिव लेवल चेक करने के लिए, वो बिहेवियर चेक करने, स्पेसिफिक बिहेवियर चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? आप टेस्ट लेंगे। उससे आपको आइडिया होगा कि हाँ भाई आया वाकई ही बच्चे को समझ आई है या नहीं आई। इट इज़ नैरो इन स्कोप। टेस्ट का स्कोप क्या होता है? नैरो। और जो कीवर्ड है, जो यहाँ पे ब्लैक बॉक्स है, इस पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जो टेस्ट है वो किस चीज़ को आंसर करता है? हाउ वेल, इसका कीवर्ड है टेस्ट का, हाउ वेल। तो इसको आपने अपने माइंड में रखना है, पेपर में पूछ लिया जाता है ये। मेजरमेंट, सेकंड स्टेप। नॉर्मन ई ग्रोनलैंड की डेफिनेशन है, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन। यानी कि जो भी आप चीज़ डिस्क्राइब करेंगे वो नंबर्स के फॉर्म में होगी, वो डाटा न्यूमेरिक होगा। ऑफ द डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल पोजेसेस अ पार्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स। यानी कि आपने जो लास्ट में हमने बात की थी कि जो सैंपल ऑफ बिहेवियर आपने मेजर किया, वो आपने एक शख्स की स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक जो आपने उसमें मेजर की, उसको आपने न्यूमेरिक फॉर्म में बता देना है। इट रेफर्स टू क्वांटिफिकेशन और स्कोरिंग ऑफ द टेस्ट। क्वांटिफिकेशन मीन ये क्वांटिटी के साथ डील करती है, मिकदारी वैल्यू है। इसमें हम अदद की बात करेंगे, नंबर की बात करेंगे, क्वांटिटी की बात करेंगे, स्कोरिंग की बात करेंगे। ये इसके कीवर्ड हैं। इट गिव्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट इज़ क्वांटिटेटिव इन नेचर। और जो प्रोडक्ट होता है मेजरमेंट का, यानी कि एट द एंड सारा प्रोसेस के बाद हमें क्या मिलता है आखिर में, वो हमारे पास होता है स्कोर। टीचर, आपने बच्चे का टेस्ट लिया, उस टेस्ट को आपने नंबर असाइन कर दिए, वो जो नंबर असाइन किए आपने वो मेजरमेंट थी। आपने उसके जो सैंपल ऑफ बिहेवियर उसको आपने मेजर कर लिया थ्रू टेस्ट। आपने टेस्ट एज ए टूल यूज़ किया और फिर उस बिहेवियर को आपने मेजर किया। मेजर करने के लिए आपने क्या किया? 10 में से 7 नंबर, 10 में से 8 नंबर, 10 में से 3 नंबर। तो ये जो मेजरमेंट है वो क्वांटिटेटिव वैल्यू शो करती है। एक बच्चे ने 100 में से 30% ले लिए, 100 में से 80% ले लिए, 100 में से 90% ले लिए, तो वो जो 90% है, वो जो 30% है या 80% है, वो हमारे पास क्या है? वो मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट का जो कीवर्ड है वो है हाउ मच। हाउ मच का जो कीवर्ड है वो मेजरमेंट के साथ, वो मेजरमेंट के क्वेश्चन को आंसर करता है। टेस्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हाउ वेल, और मेजरमेंट के लिए हाउ मच। अब थर्ड पे हमारे पास आ जाते हैं असेसमेंट।
असेसमेंट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजर डाटा। आपने डाटा मेजर कर लिया, टेस्ट लिया, उस टेस्ट को आपने नंबर असाइन कर लिए, आपका वो मेजरमेंट का प्रोसेस वहाँ पे एंड हो गया। अब आ जाती है इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट मेजरमेंट, कि जो आपने डाटा मेजर किया वो किस कैटेगरी में जा रहा है। वो बच्चों को पास वाली कैटेगरी में लेके जा रहा है, फेल वाली कैटेगरी में लेके जा रहा है। उसमें हम बच्चों को ग्रेड असाइन कर देते हैं। 30% है तो वो बच्चा ई में जाएगा, डी में जाएगा, एफ में जाएगा। 90% है तो बच्चा ए में जाएगा या ए प्लस में जाएगा। तो ये जो असेसमेंट है वो हमने जो मेजर डाटा होता है उसकी इंटरप्रिटेशन के साथ डील करती है। आपने डाटा को इंटरप्रेट कर दिया। इट मेक्स सेंस ऑफ डाटा कलेक्टेड ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, यानी कि जो आपने डाटा कलेक्ट किया होता है उसकी एक सेंस बनाती है, हमें एक इंफॉर्मेशन दे रही होती है कि हाँ जो आपने डाटा लिया वो जो 30% वाला बच्चा था वो शायद फेल की कैटेगरी में जा रहा है, वो डी एफ की कैटेगरी में जा रहा है। जो 90 वाला है वो ए प्लस में जा रहा है, ए में जा रहा है। इट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, जो हमने अभी पहले डिस्कस किया कि जो मेजर किया होता है डाटा उसी को हमने इंटरप्रेट कर लिया। अब आ जाते हैं एवेल्यूएशन की। एवेल्यूएशन इज़ द सिस्टमैटिक वे ऑफ collecting, analyzing and interpreting information to determine the extent which pupils are achieving instructional objectives। जो हमें इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने के लिए हम जो सारा प्रोसेस करते हैं वो सारा एवेल्यूएशन में आ जाता है। इसमें डाटा कलेक्शन भी आ जाता है, एनालिसिस भी आ जाती है, उसकी क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग। यानी कि एवेल्यूएशन से पहले हम जो जितने प्रोसेस से गुजर के आ रहे होते हैं वो सब के सब एवेल्यूएशन में शामिल हो जाते हैं। और उसका जो कीवर्ड है उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं, इट जजेस द वर्थ और वैल्यू ऑफ समथिंग एंड हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। यानी कि हम जजमेंट करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। वर्थ और वैल्यू हम लोग डिसाइड करते हैं किसी चीज़ की। इट इज़ क्वांटिटेटिव इन नेचर, क्वांटिटेटिव होती है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, हम वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं। एंड इट इज़ द हाईएस्ट और ब्रॉडर इन स्कोप, इसका स्कोप जो है वो हाईएस्ट या ब्रॉडर होता है, सबसे ज़्यादा। टेस्ट का सबसे नैरो और एवेल्यूएशन का सबसे हाईएस्ट। और ये आंसर किसको करता है? हाउ गुड। तो आई होप कि आपको इसके बारे में इसके जो डेफिनेशन के साथ जो की डिफरेंस है वो भी पता चल चुका होगा। थैंक यू सो मच।